तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओनली बीपीएससी और मैं आपके सामने अमन कुमार सिंह। दोस्तों, मेरे सामने जो सर बैठे हैं, सबसे पहले सर का स्वागत। इनका नाम भी प्रसाद हुआ और ये 53 to 55th बैच में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट में। सर से हम लोग का कुछ सवाल है। बीपीएससी जो अपनी सिलेबस चेंज की है उसके रिगार्डिंग सर से 2-3 सवाल है जिसपे सर अपना आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे। सर, सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि बीपीएससी जो सिलेबस चेंज किया है इसमें कुछ चेंजेस है, जैसे नेगेटिव मार्किंग को ऐड किया है बीपीएससी। सेकेंड पॉइंट ये है कि बीपीएससी में जो अभी तक एसए नहीं हुआ करता था, ये एसए है, तो एसए का रूल क्या होगा। और तीसरा चेंजेस हुआ है सर कि बीपीएससी में ऑप्शनल जो है वो सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव कर दिया है और क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है। तो 3 सवाल है सर। इस तीनों सवाल का मैं चाहता हूँ थोड़ा संक्षिप्त में आप सब बताएं लोगों को। थैंक यू अमन। और ये इस प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत धन्यवाद। बेसिकली क्या है ना कि एक ये ड्रास्टिक चेंज है। अगर बीपीएससी के नजरिए से देखें तो ड्रास्टिक चेंज है। इनफैक्ट आई थिंक यूपीएससी ने भी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट शायद ही किया हो। तो इसको 3 स्टेज में देखते हैं। पहले तो प्रीलिम्स के स्टेज पे, फिर मेंस के स्टेज पे। और प्रीलिम्स में पहली बार नेगेटिव मार्किंग आई है। आई थिंक उस पर कुछ देर में बोलना चाहूंगा कि कभी प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग हुआ नहीं करता था। और जनरली ट्रेंड क्या है कि अक्रॉस अगर यूपीएससी के भी हिस्ट्री में देखें तो जनरली 1/3 नेगेटिव मार्किंग हुआ करता है। तो 1/3 और 1/4 में क्या अंतर पड़ता है? देखो, एक तो है नेगेटिव मार्किंग इज नेगेटिव मार्किंग। आप लूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को अगर गलत किया तो। एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि 1/3 वाले मार्किंग पैटर्न में 1/4 वाले मार्किंग पैटर्न में बहुत अंतर होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। रीजन बीइंग कि जब अपने टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया करते थे तो जेईई में 1/3 मार्किंग था नेगेटिव का, और एक एग्जाम हुआ करता था डीसी का अलग से, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, जो आई थिंक वन ऑफ द एग्जाम था जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। तो अब दोनों में अंतर क्या था? नेगेटिव मार्किंग तो दोनों में है। अगर आप अटेम्प्ट ले रहे हो, अगर गलत किया तो आपका एक्चुअली में 1 नंबर नहीं जा रहा है या 0.33 नहीं डिडक्ट हो रहा है। एक्चुअली आप लूज कर रहे हो 1.33 मार्क्स अगर 1/3 के पैटर्न में जाए जो। और अगर आप 0.25 वाले नेगेटिव मार्किंग में जाते हो तो वहां पर रिलेटिवली आपके पास थोड़ा सा रूम रहता है। रूम कैसे रहता है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे रूम रहता है। जनरली ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। प्रोबेबिलिटी पे काम करता है क्योंकि आपके पास 3 नंबर मिलेंगे, +1 मिलेगा सही होने पे और 1/3 आपका गलत होने पे मिलेगा। 0.25 वाले नेगेटिव मार्किंग में जनरली स्कोप ज्यादा रहता है चांस लेने का। और उसमें एक तरह से देखा जाए, अगर मेरे ओपिनियन में जाए तो उसमें बहुत ज्यादा वरी होने की जरूरत है नहीं। इट्स मोर और लेस सेम। अगर आप 150 वाले क्वेश्चंस में जा रहे हैं और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है तो ऑब्वियसली वहां पे यही कहा जाएगा, जो एक्सपीरियंस भी कहता है, जो एक्सपर्ट्स भी बोलेंगे आई थिंक, कि आपको पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो आप बिल्कुल श्योर हैं। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चंस पे जाएं जहां पे आप थोड़ा सा आप इन्फर कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। और जिनमें बिल्कुल श्योर नहीं है तो 10-12 क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए। जनरली ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर यूपीएससी के हिसाब से देखें तो 100 में जनरली लोग 80 से 90 अटेम्प्ट करते हैं। आप एक एग्जांपल देख के सोचिए कि अगर यूपीएससी में सेम पैटर्न होता और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती तो क्या जो बंदा 90 अटेम्प्ट करके वो कटअप से ऊपर नंबर ला रहा है तो क्या वो 90 ही अटेम्प्ट करता है, वो 100 की तरफ जाता? बिल्कुल आगे जाता थोड़ा। तो मेरे हिसाब से तो वो 98 और 99 अटेम्प्ट करता, वो शायद ही छोड़ता। क्योंकि बिकॉज ना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है और लूजिंग आउट मार्क्स आपका बढ़ गया है, आपका रेशियो कम हो गया एक्चुअली में। तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग के बहुत वरी करने की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा अपने प्लानिंग को कि हाँ ठीक है, 150 क्वेश्चन में आप आंख बंद करके फर्स्ट राउंड में ही सारे क्वेश्चंस को टिक करते आते थे,
सेकेंड राउंड के लिए आपके पास रूम नहीं रहता था। अब चेंज केवल यही आएगा कि आपको 2 लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। एक तो जिसमें आप बिल्कुल शॉर्ट है, आप राउंड 1 में जाएंगे, राउंड 2 में जाएंगे जिसमें आप थोड़ा श्योर नहीं है और आपको लग रहा है एलिमिनेट करके मैं कर पा रहा हूं, और थर्ड में जो क्वेश्चन बचेंगे ना, जो कि मुश्किल से 20 या 25 क्वेश्चन होंगे -0.25 वाले पैटर्न में, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल जाने देंगे जिनको आपने सुना ही नहीं। अदरवाइज आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इसमें ज्यादा उभर के आएगी, आप ज्यादा चांस लेंगे। तो डेफिनेटली एक चेंज है जो बिल्कुल ही तुक्केबाजी वाली चीज थी जिसपे सब पे करते थे, वो नहीं होगा, लेकिन इसमें बहुत वरी होने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, चांस थोड़ा सा लेंगे आप, मार्किंग पे तुक्के वाली बात कम होगी, लेकिन 0.25 है, इसलिए मेरे हिसाब से वरी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों सर के अनुसार सर का सजेशन ये है कि बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। अब पहले की तुलना में शायद जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए ज्यादा ये हाँ, सीरियस कैंडिडेट्स के डेफिनेटली स्कोर ज्यादा बेटर होगा। इतना भी नहीं है कि यूपीएससी की तुलना में चूंकि 0.25 है, तो हम लोग थोड़ा सा तो आगे रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ना है, थोड़ा सा करते। सर हम लोग दूसरे सवाल पे आपसे लेना चाहेंगे सजेशन, ये है कि इस बार एसए को सर इंक्लूड किया है, ये कितना बड़ा रोल अदा करेगा बीपीएससी? अगर पहले भी देखे यूपीएससी के पैटर्न में, तो जहां तक मुझे याद है 91 के आसपास शायद ऐसे इंक्लूड हुआ था यूपीएससी के सिलेबस में, और उसका अगर सार देखे तो वो क्या जज करना चाहता है बेसिकली ऐसे से। इसलिए मैं यूपीएससी में बार बार जा रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में कभी ऐसा कोई चीज था ही नहीं, इसीलिए हमारा रेफरेंस पॉइंट हमेशा मेरे हिसाब से होना चाहिए यूपीएससी, क्योंकि कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, एटलीस्ट 60-70% तो सेम ही होते हैं, और जो क्वालिफाई भी करते हैं कहीं ना कहीं एटलीस्ट रैंकर्स, वो उनके पास एक्सपीरियंस होता है यूपीएससी का भी। तो इस वजह से मैं फोकस कर रहा हूं, मैं बार बार यूपीएससी का नाम लूंगा। तो उनका मकसद यही था कि वो अपने एसे में कोई ऐसा नहीं है कि आपको सब्जेक्टिविटी बहुत देनी है, आपको बहुत सुंदर लिखना है और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त होने चाहिए, ऐसा डिमांड उनका नहीं है। दे एक्सपेक्ट कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं रियल थिंग्स को, आप बियॉन्ड द नॉर्मल टॉपिक से हटके। कई बार ऐसा होता है ऐसे में कि एकदम सिंपल टॉपिक होता है जो आप ऐसे मेंस में भी लिखते हैं वही चीजें। फॉरेन पॉलिसी भी सपोज क्वेश्चन है, तो फॉरेन पॉलिसी पे आप वहां भी लिखते हैं कि इंडो चाइना का क्या रिलेशन है, क्या चल रहा है, या हिस्ट्री आपको पता होती है, लेकिन बियॉन्ड इमेजिनेशन की थोड़ी जरूरत होती है इसमें। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से वो देखता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप उस तरह से सोच सकते हैं नहीं सोच सकते हैं। और उसमें एक वर्ड आई थिंक स्पेसिफिक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी को देखना चाहता है। तो हम इससे के आने से एक चीज तो सही हुई है कि सबके लिए एक इक्वल प्लेटफॉर्म हो गया है। कोई ये नहीं कह सकता है, जो सबसे बड़ा इशू था एग्जाम्स में, इनफैक्ट यूपीएससी के साथ अभी भी है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उस ऑप्शनल की वजह से वो ऑप्शनल बूम कर गया, इस वजह से उनको फायदा हो गया, पर्टिकुलर सब्जेक्ट डूम हो गया उनका, इस वजह से वो गड़बड़ हो गया। अब कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली इससे क्या है कि जो पैनलिस्ट चेक करेंगे उनके पास भी एक मॉडल आंसर होगा, और मॉडल आंसर के साथ सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए वरी करना चाहिए। अब वरी करके ही क्या होगा, आप उसको वरी करके एनालिसिस करेंगे कि नहीं, ये तो सब्जेक्टिविटी और इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें। हर जो एग्जामिनर होगा वो डिफरेंट लहजे से देखेगा, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड होगा, उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट्स कभी वरी करना ही नहीं चाहिए। तो 10th में भी होता था, 8th में भी होता था। तो दोस्तों सर ने एससी के बारे में बड़ा अच्छे से आपको समझाया। सर से मैं एक और टॉपिक है बीपीएससी सिलेबस में जो चेंजेस हुआ है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। सर पहला चेंजेज ये है। दूसरा चेंजेज ये है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये क्वालिफाइंग नेचर, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो सर इसमें दो बात होती है। पहला ये है कि क्वालिफाई अगर हम नहीं किए करते हैं तो क्या होता है, बाहर हो जाते हैं रेस से सीधे। और सेकंड ये है कि जो क्वालिफाइंग हमारा है ये 100 नंबर का ही है, 300 नंबर का नहीं है, ये 100 नंबर का ही है। उसके लिए समय 3 घंटा है जो पहले भी हुआ करता था। तो क्या सर क्वेश्चन का लेवल क्या आपको लगता है थोड़ा बीपीएससी का भी टफ
चांसेस है आने का? देखिए ऐसा है कि कभी भी ऑप्शनल, खासकर मेंस के समय में ऑप्शनल कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है। हिस्ट्री के मैं नहीं जान रहा हूँ कि और एग्जाम्स में क्या हुआ है, अदर स्टेट पीसीएस का कोई अनुभव ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और यूपीएससी एक रेफरेंस पॉइंट देता है हमें जहां की प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का हुआ करता था और वो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था ऑप्शनल। तो बेसिकली उनका मकसद क्या होता था? टू वीड आउट द अनसीरियस नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। आई थिंक एक पर्टिकुलर रिपोर्ट में आए थे, अलग कमेटी के रिपोर्ट में वर्ड क्लियरली लिखा हुआ है, शायद उसमें इनफैक्ट हार्शली लिखा हुआ है ये वर्ड, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वीड आउट द रास्कल्स आउट, वो ये टर्म यूज करते हैं। तो उसमें हार्श हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सारे का मकसद ये है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, नॉन सीरियस का मतलब क्या हुआ? अब देखो ये जज करने का कोई हमारे पास ये है नहीं, क्योंकि वो लोग उसी पैरामीटर से जज कर रहे हैं, इसीलिए बोलना पड़ रहा है बार बार। तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक मकसद होता है, इसका एक मकसद है। तो मकसद है तो वो चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज कि इसका पैटर्न जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का कई बार से ये प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को कंप्लेन नहीं हो, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि ऑप्शनल को क्यों रखा गया है? तब तो केवल 3 ही ऐसे काफी था, जीएस काफी था, उसके हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन फिर उसमें वो सब कैंडिडेट्स जो कि ऑप्शनल पढ़ते हैं, ऑप्शनल मेहनत करते हैं, तो उनके लिए एक तरह से ऑब्जेक्टिवली उनको रीड आउट करने का, जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, सीरियसली तैयारी नहीं किए हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेवल क्वेश्चन एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। तो मेरे को लगता है कि इसमें 2 स्टेज देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई तो कर गए, कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी। अब जब आप यहां पे आएंगे, ऑप्शनल आपने नहीं पढ़ा है, और बेसिकली एप्टीट्यूड लेवल एग्जाम समझिए एक तरह से कि आपका एप्टीट्यूड भी अब टेस्ट करने वाली है, क्योंकि अगर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करना होता तो वो क्वालिफाइंग नेचर का मेंस देती, बट वो ऑब्जेक्टिवली दे रही है, तो आपको जज करने वाली है कि आप तो कह रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल तैयार था अच्छे से, लेकिन आप तैयार थे क्या बेटर? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी जज करने वाली है आपको, आप उस पर बैंक कर रहे हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल को शायद इसलिए भी हटा दे रही है क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा कोई ड्रास्टिक मेजर नहीं लिया है, वो ऑप्शनल के साथ अभी भी जा रहे हैं। तो शायद ये दिखाने के लिए कि हम ऑप्शनल को भूले नहीं है, ऑप्शनल में आपकी पकड़ है, तो आइए आपके लिए है, यहाँ पे जज करेंगे हम आपको। ऑब्जेक्टिवली जज करने से और बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब इसका रेफरेंस पॉइंट के बारे में आपने पूछा, तो आई थिंक उसके लिए रेफरेंस पॉइंट के लिए 2010 से पीछे हम जाएंगे। उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते थे, एग्जेक्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते थे, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स के क्वेश्चन होते थे। अब बीपीएससी क्या गेम खेलेगी, अब ये तो भविष्य गर्त में है। एक सवाल सर मेरे माइंड में आ रहा है, हमें लगता है कि शायद देखने वाले दर्शकों के माइंड में भी आता होगा जरूर। सर ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनका तो ऑब्जेक्टिव हम लोग ईपीटी में भी तैयारी करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, लेकिन अगर पहले जो था एलएसडब्ल्यू है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, इसका अगर इस पे तैयारी कर रहे होंगे तो उसको कैसे वो रेडी करें, या क्या उसको छोड़ दें, वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की साइड आए, या उसको कैसे करें, वो थोड़ा सा इस पे कुछ। नहीं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने का, क्योंकि बीपीएससी के लिए लोग जनरली सेफ ऑप्शनल के रूप में एलएसडब्ल्यू टाइप ऑप्शनल सिलेक्ट करते थे, और सेम कैंडिडेट अगर यूपीएससी में जा रहा है तो एलएसडब्ल्यू तो ऑप्शन हुआ ही नहीं करता था, तो वहां कोई और ऑप्शन रखता था। तो अब है कि एलएसडब्ल्यू यूपीएससी में भी नहीं था कभी, यहाँ का फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था एटलीस्ट बीपीएससी के लिए। तो अब यहाँ पे दुविधा उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा बढ़ेगी जो एलएसडब्ल्यू पे बैंक कर रहे थे पिछले 2-3 अटेम्प्ट से। अब अचानक से उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, भले कोई भी ये कह सकता है, आके कोई टीचर कह सकता है या कोई एक्सपर्ट कह सकता है कि नहीं मेरे पास तो एलएसडब्ल्यू का अनुभव है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अनुभव है, लेकिन आई थिंक दैट इज द मिथ, वो मिथ ही है, क्योंकि एग्जाम का अनुभव तो नहीं है किसी को। अब उसी में से हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट्स तैयार होंगे, बच्चे ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करेंगे। अभी ये भी देखना होगा कि 68th में एलएसडब्ल्यू जैसे सब्जेक्ट को क्या वो ऑप्शन में भी रख रही है कि नहीं रख रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूपीएससी में जब चेंज किया पैटर्न, एक बार तो पाली को बिल्कुल ही हटा दिया, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी बीपीएससी
के पास भी चूंकि रेफरेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन बैंक पे बैंक करे, जो उसके पास ऑलरेडी रेडी मटेरियल है। एग्जैक्टली मैं नहीं कर रहा हूं कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे, एलएसडब्ल्यू कोई नहीं है तो हो सकता है कि देयर माइट बी ए सरप्राइज कि एलएसडब्ल्यू ही हट जाए, तो डिपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्टिवली किस क्वेश्चन को कैसे बेटर सॉल्व कर पाता है, अपना एप्टीट्यूड लेवल कैसा है उसका। तो यहाँ पे कुछ लोग जाएंगे, हो सकता है फैक्ट बेस्ड जिनको आदत है तैयारी करने की, फैक्ट्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि ज्योग्राफी की तरफ जाएं, हिस्ट्री की तरफ जाएं। और ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी से भी आप जा सकते हैं, सोशियोलॉजी में आपकी पकड़ अच्छी है, डेप्थ अच्छी है, लेकिन फर्स्ट टाइमर के लिए लेकिन मेरा एडवाइस होगा कि कोई फर्स्ट टाइमर है और उसने अगर इस तरह के ऑप्शनल्स नहीं लिए हुए हैं, पढ़ाई नहीं की है डेप्थ में, तो सोशियोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना जाए, वो फैक्ट बेस्ड ऑप्शनल चूज करें जैसे ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी डिमांड में रहने वाला है मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे आया और दोस्तों बड़ा अच्छा लगा, हमें लगता है कि आप लोग को भी ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप कि इससे जरूर कुछ ना कुछ फायदा हो। बिल्कुल, मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है सर आए हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, बड़ा कीमती समय देने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।